हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहां पर आपको सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का ही एक टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, हम पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टिश्यूज़ में हिस्सा लेते हैं एक्सेट्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्लांट्स के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में। तो पहले पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले लेक्चरों में कि एनिमल्स में तो कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं, न्यूरॉन्स हो गए, नर्व सेल, जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी में फैले होते हैं, जिनसे रिस्पॉन्स जाता है। ठीक है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, वो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो कोई भी स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं होता है ऐसा। ठीक है, हम क्लास 9 में पढ़ा होगा कि आपने प्लांट में बहुत सारे टिश्यूज़ पढ़े थे, सेल्स पढ़े थे, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। लेकिन वो कोई ऐसा खास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं था जो कि इस फंक्शन को कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो प्लांट में भी मूवमेंट तो होता है। ठीक है, प्लांट में भी मूवमेंट तो होता है। अब वो मूवमेंट हम पढ़ेंगे किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मूव इंडिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है, एक ग्रोथ होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी होगी वो होगी डिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है, मूवमेंट जो होगा फर्स्ट वाला वो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उससे ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होगा। सेकेंड वाला जो होगा डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वो उसकी मूवमेंट जो होगी वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स जो दिया जाता है वो होता है स्टिमुलस। ठीक है, तो जो प्लांट किसी स्टिमुलस का तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है, अब फॉर मूवमेंट टू हैपन, अब इस तरह के मूवमेंट होने के लिए क्या होता है, सेल चेंज देयर शेप। सेल जो होता है प्लांट का, वो अपना शेप को चेंज करता है। और वो शेप चेंज कैसे करेगा, वो चेंज करेगा बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब उस सेल के अंदर जितना ही पानी है उसको वो चेंज करके, या तो बढ़ाकर या तो कम करके। ठीक है, अब अगर वो पानी को अगर वो कम करता है तो मतलब वो श्रिंक हो जाएगा, और अगर वो पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देता है तो मतलब वो स्वेलिंग करेगा, यानी कि फूल जाएगा। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ वाटर से करने से वो शेप जो होगा सेल का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मूवमेंट होगा। अब एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल दिया हुआ है टच मी नॉट प्लांट के बारे में, इससे रिलेटेड क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट्स ऑन टचिंग इट। अगर हम टच मी नॉट यानी कि आम भाषा में छुई मुई का जो पौधा होता है, जब भी उसकी हम पत्तियों को छूते हैं, लीव्स को छूते हैं, तो क्या होती है, वो पत्तियाँ उसकी सिकुड़ सी जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जैसे हमने छुआ, ठीक है, तो उसका एक सिग्नल कहाँ गया, तुरंत गया अंदर सेल्स में, और वो सेल्स उन्होंने क्या करा, लीफ की जो सेल्स होंगी, ठीक है, सेल्स ऑफ लीव्स, सेल्स ऑफ लीव्स, जो टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स में जो सेल्स होंगी वो अपने अंदर से जो वाटर की क्वांटिटी है उसको हटा देंगी, कम कर देंगी। कम होने की वजह से श्रिंक हो जाएंगी वो उसकी लीव्स। ठीक है, इसलिए जब उसे छूते हैं तो वो तुरंत उसकी पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं। ठीक है, अब एक बात और, जो साइंटिफिक नेम जो होता है टच मी नॉट प्लांट का वो होता है मिमोसा प्यूबिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है साइंटिफिक नेम किस चीज़ का, टच मी नॉट प्लांट का, आम भाषा में छुए पौधे का क्या होता है, मिमोसा प्यूबिका। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट की। ठीक है, आम भाषा में क्या होता है, मतलब ऐसे मूवमेंट जिसमें प्लांट को ग्रोथ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को श्रिंक करने के लिए किसी भी तरह की सेल डिवीजन, क्योंकि ग्रोथ कब होती है प्लांट की, जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगा, डिवाइड हो के तो कोई प्लांट का पार्ट ग्रो करता है। तो इस केस में सेल डिवीजन पे नहीं, ग्रोथ पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं थी इसका मूवमेंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा डिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है,
चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों प्लांट्स में मूवमेंट का जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, यानी कि वो मूवमेंट जो कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है। अब ग्रोथ क्या होती है, मैं पिछले स्लाइड में बात कर चुका हूँ, जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, सेल में बंटवारा होता है, तभी किसी प्लांट के पार्ट की ग्रोथ हो पाती है। तो दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिकल मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट्स को हम आमतौर पर ट्रॉपिकल मूवमेंट्स बोलते हैं। अब बहुत से बच्चों को ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब नहीं पता हो क्या होता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है किसी सोर्स, ठीक है, किसी सोर्स की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स या फिर अवे, ठीक है, कोई भी सोर्स है, मान लीजिए वो सोर्स आपका लाइट हो सकता है, वो सोर्स आपका ग्रेविटी हो सकता है, वो सोर्स आपका वाटर हो सकता है, या वो सोर्स आपका कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो इन सोर्स के अगर वो तरफ यानी कि टुवर्ड्स ग्रोथ होगी तो भी ट्रॉपिक मूवमेंट है, या फिर अगर इन सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो भी वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा, यानी कि टुवर्ड्स एंड अवे मूवमेंट ऑफ, ठीक है, प्लांट पार्ट्स, ठीक है, सोर्स, समझे, यानी कि सोर्स के टुवर्ड्स या फिर अवे जो ग्रोथ होगी वो कहलाएगी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब जान लेते हैं, अगर मान लीजिए लाइट है सोर्स हमारा, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा उसका नाम हो जाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, या फिर इसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है ग्रेविटी वाला। अगर ग्रेविटी सोर्स है तो नाम पड़ जाएगा हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। थर्ड है अगर पानी हमारा सोर्स है तो नाम पड़ जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोल सकते हैं। ऐसे अगर केमिकल है तो केमोट्रॉपिज्म, ठीक है, केमोट्रॉपिज्म या फिर केमोट्रॉपिक मूवमेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चार सोर्स है, अगर इन चार सोर्स में से कोई भी सोर्स होगा तो लाइट के लिए फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविटी के लिए जियोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर के लिए हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और केमिकल के लिए केमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट्स के नाम है हमारे, ठीक है, जो कि इन सब चार पे डिपेंड करते हैं। अब ये मूवमेंट जो होंगे वो प्लांट के अलग अलग पार्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में एग्जांपल दिया है सीड वाला, ठीक है, सीड जर्मिनेशन वाला। तो सीड, जैसे मान लीजिए सीड है, ठीक है, इस सीड की जो रूट्स होंगी वो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ऊपर की मिट्टी की लेयर है, ये नीचे अंदर जो बीज जब दबा हुआ है हमारा, और ये अंदर के पार्ट है ज़मीन का, ठीक है। तो रूट्स जो होंगे वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। नीचे का पार्ट मतलब ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स के लिए जो जियोट्रॉपिज्म होगा वो होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर हम बात करें इसके ऊपर पार्ट की, शूट वाले पार्ट की, तो यहाँ पर माना जाएगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। क्या माना जाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। उसी तरीके से अगर हम लाइट का एग्जांपल लें, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो उसमें जो अपर पार्ट होता है यानी कि शूट सिस्टम होता है वो, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई गमला है, ठीक है, यहाँ से कुछ स्टेम्स निकल रही हैं, लीव्स है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा सन है, ठीक है, तो इसकी तरफ ये मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो इस शूट वाले पार्ट को बोला जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट सिस्टम वाला पार्ट होगा उसको बोला जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। उसी तरीके से अगर वाटर का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो वाटर की तरफ जो प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, प्लांट का जो पार्ट ग्रो करेगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जो उसके अवे में करेगा वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसी तरीके से केमिकल का है, केमिकल की तरफ मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म, और अगर नेगेटिव है उसकी अपोजिट साइड में तो नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल इसके डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाले के, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है ना, सीड वाला, जर्मिनेशन वाला, ठीक है। क्योंकि जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड रूट जो होती है वो डाउनवर्ड करती है, बाकी जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और
इसमें जो ग्रोथ होती है, जो मूवमेंट होता है, वो टोटली डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, तब तक वो पार्ट ग्रो नहीं होगा, और ग्रो नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमने पिछली साइड में पढ़ा था इंडिपेंडेंट वाला, वहाँ पर जो टच मी नॉट वाला प्लांट हम छूते हैं, तो छूने पे इतना ये फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लांट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसे श्रिंक होना तो वो श्रिंक होगा ही होगा अगर उसे छूएंगे तो। लेकिन यहाँ पर इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा अगर से मूवमेंट शो करनी है तो। इनमें से कोई सी मूवमेंट अगर शो करनी है तो उसे डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कि उसे ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी मूवमेंट शो कर पाएगा वो प्लांट का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल मूवमेंट्स की, केमिकल कम्युनिकेशन की, जो कि होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, क्योंकि फिजिकल वाली की बात तो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में ही। ठीक है, जो कि थे नर्वस सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स काम करते हैं सिग्नल के रूप में। लेकिन यहाँ पर हम बात करें केमिकल फॉर्म में, केमिकल इंपल्स जो कि हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो तरह केमिकल से होते हैं, तो यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो केमिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर में ये भी जाना था कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स में क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। हमने सीखा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हार्मोन्स, लेकिन नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी जो पूरा जाल फैला होता है, सर्किट फैला होता है, वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंचा होता है। ठीक है, तो जहाँ तक वो पार्ट, जहाँ तक वो सिस्टम नहीं पहुंचा है, उस जगह तक पहुंचने के लिए हार्मोन्स काम में आते हैं, जो कि धीरे धीरे फ्लो कर करके उस पार्ट तक पहुंच जाते हैं सेल के। ठीक है, और बाकी बचा हुआ काम पूरा करते हैं। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। तो हम जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्लांट्स और एनिमल्स के हार्मोन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, इनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट्स वाले हार्मोन्स। ठीक है, तो मेनली आपके सिलेबस में ये 4 हार्मोन्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल हार्मोन भी होता है, वो होता है एथिलीन, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में चल रही एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं और ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं और हमारी बॉडी में चल रही एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब जो फर्स्ट हार्मोन है फाइटो हार्मोन, वो है ऑक्सिन। क्या काम होता है? सिंथेसाइज इन शूट टिप। शूट की टिप मतलब शूट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है, वहां पर पाया जाता है ये। हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, और वो उस टिप वाले सेल को लंबा से लंबा ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, ये इसका टिप होगा। ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा, तो इसको लंबा करने में, ठीक है, ऐसे लंबा करने में हेल्प करेगा ये ऑक्सिन हार्मोन। इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, और ये फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होगा। हमने पिछली स्लाइड में जाना था कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, कि सनलाइट के टुवर्ड्स जो ग्रोथ होगी शूट की। अब ये शूट वाला पार्ट तो है ही, ऊपर पार्ट है, ऊपर ग्रोथ करेगा, सन ऊपर कहीं पर होगा। ठीक है, तो ये फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व रहता है। सेकेंड है हमारा जिब्रेलिन, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। जितनी भी स्टेम्स होती हैं प्लांट की, उनकी ग्रोथ कराने में ये हेल्प करता है। थर्ड है साइटोकाइनिन, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी सेल की, पूरी प्लांट की। प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड, और ये फ्रूट्स में और सीड्स में ज़्यादा क्वांटिटी में कंसंट्रेशन में पाया जाता है। ये कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, इनहाइबिट ग्रोथ, कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये जो होता है, ये मान लीजिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से आता है। ये क्या काम करता है? ये जैसे कि ये तीनों हार्मोन जो हैं, ये तीनों हार्मोन एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये इसका ठीक उल्टा होता है। ये ग्रोथ को रोक देता है, लीव्स को मुरझा देता है, ठीक है, गिरा देता है लीव्स को, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अगर ये हार्मोन किसी प्लांट में ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो मतलब वो प्लांट एक तरीके से मुरझाने लगता है, खत्म, डेड होने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट हार्मोन था वो था एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। ये हार्मोन है 5th नंबर का हार्मोन। इसका काम मेनली होता है जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको मैच्योर करना। क्या करना? मैच्योर करना, मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन्स आपके हो गए, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया हो इसके बारे में। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट रह गया हो या इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। और
पिछले वीडियो के लेक्चर जिसने भी ना देखे हो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप उसे चेक जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में। चलते हैं फिर तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं वो हार्मोन जो कि एनिमल्स में फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन जो होता है हमारा होता है थायरोक्सिन। ठीक है, ये हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, ये है हमारा ग्लैंड का नाम थायराइड ग्लैंड। कहाँ पर होता है ये? नेक में, गले में। ठीक है, अब ये इसका फंक्शन दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, एक बात और, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये कब रिलीज होता है? इसके रिलीज होने के लिए भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? इसके लिए चाहिए होता है आयोडीन। क्या चाहिए होता है? आयोडीन। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा अगर बोला जाए तो आपको खाने में आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, मतलब वो नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है, क्योंकि बिना आयोडीन के जो हमारे थायराइड ग्लैंड के गले में मौजूद होता है वो अपने अंदर से इस हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाता है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको आयोडीन चाहिए होता है ताकि रिलीज हो सके थायराइड में से थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये आपका हार्मोन रिलीज नहीं होता है सही क्वांटिटी में, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसके बोलेंगे आप गोइटर। क्या बोलेंगे? गोइटर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, गोइटर। ठीक है, गोइटर बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो। ठीक है, अगला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन। कहाँ, किस ग्लैंड से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि हमारे मिड ब्रेन का एक हिस्सा है। किस ब्रेन का? मिड ब्रेन का। ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। अब इसका फंक्शन होता है रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये नाम की तरह ही क्या काम करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। अगर मान लीजिए ये हार्मोन किसी भी ह्यूमन में ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो मतलब उसकी हाइट ज़्यादा लंबी हो सकती है। किसी में कम रिलीज होगा तो वो बॉर्नर रह जाएगा, छोटी हाइट का रह जाएगा, जिसे हम ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, लंबी हाइट मतलब गिगेंटिज्म, शॉर्ट हाइट मतलब ड्वार्फिज्म। ठीक है, लंबी हाइट मतलब गिगेंटिज्म, शॉर्ट हाइट मतलब ड्वार्फिज्म। ठीक है, अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो गिगेंटिज्म, हार्मोन कम रिलीज होगा तो ड्वार्फिज्म। ठीक है, थर्ड हार्मोन हमारा एड्रेनलिन। कहाँ पर होता है? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। ग्लैंड का नाम एड्रेनल ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? दोनों किडनी के ऊपर। जो किडनी होती है, किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है, जुड़ा हुआ होता है एड्रेनल ग्लैंड, इसमें निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। ठीक है, कम है तो नॉर्मल कर देना, ज़्यादा है तो उसको कम करके नॉर्मल कर देना। अगला है हार्ट बीट को कंट्रोल करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करना। लेकिन ये सब काम कब होगा? इमरजेंसी के टाइम पर। जैसे मान लीजिए अचानक से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अचानक से आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, अचानक से जो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का कम ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम पे जो हार्मोन निकलेगा इमरजेंसी के टाइम पे, अचानक जो टाइम होता है, ठीक है, तो वो हार्मोन होगा एड्रेनलिन। इसलिए इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, तो आप क्या बताएंगे? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है वो कहलाता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, फोर्थ हमारा हार्मोन है इंसुलिन, जो निकलता है पैनक्रियास से। पैनक्रियास क्या होता है? स्टमक के ठीक नीचे। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? रिड्यूस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको कम करना या फिर नॉर्मल रखना। ठीक है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, तो जो लोग जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे उनके ब्लड में उतनी ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियास हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जानने वाली ये और भी है कि इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है? पैनक्रियास से निकल रहा है। अब हमने पैनक्रियास के बारे में डाइजेशन में ही पढ़ा था। ठीक है, अब डाइजेशन में ये रिलीज कर रहा था हमारा बाइल जूस, ठीक, सॉरी पैनक्रिएटिव जूस ही रिलीज कर रहा था, पैनक्रिएटिव जूस। ठीक है, अब जो जूस जो डाइजेशन में काम आते हैं वो तो हमारे आमतौर पर एक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं। कौन से करते थे? एक्सोक्राइन, यानी कि जो ऑर्गेन्स होते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है,
अब हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे सिर्फ ग्लैंड्स, ठीक है। जितने भी नाम लिखे हैं बीच में ये सब ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो एक ऑर्गेन भी है, वो एक ग्लैंड भी है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है और एक हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, इसके आगे और भी हार्मोन्स जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लेते हैं, ठीक है, कि जो हार्मोन्स होते हैं वो तो निकलते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें से निकलते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है। अब एक होता है हमारा एक्सोक्राइन भी होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सोक्राइन, ठीक है। अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में फर्क क्या होता है, एंडोक्राइन तो सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन जो होते हैं वो स्वेट हो गया या सलाइवा हो गया, ठीक है, और मिल्क हो गया और डाइजेस्टिव जूसेस, इस तरह के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, वो तो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे जो भी नाम पढ़ रहे हैं ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं, ठीक है, जो कि ये सब हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं और भी हार्मोन्स के बारे में। तो बच्चों, जो फिफ्थ हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि सिर्फ मेल्स में ही होता है। अब कहाँ से निकलता है वो, टेस्टिस, जो ग्लैंड होते हैं टेस्टिस, जो कि पेयर्स में पाए जाते हैं, सिर्फ मेल्स में, वहाँ से निकलता है। फंक्शन होता है चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, लड़का जो होगा जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, उस टाइम पे जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस इस हार्मोन की वजह से होते हैं। अगला है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, फीमेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ठीक है। अब ये निकलता है ओवरीज से, ठीक है। इसका भी सेम काम होता है जो कि इसका होता है टेस्टिस का, सॉरी टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। मतलब वो चेंज जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होने हैं, जब मेल या फीमेल जब भी कोई सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस इन दोनों हार्मोन की वजह से होंगे। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होगा, एस्ट्रोजन फीमेल्स में होगा, ठीक है। अगला है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन नाम से पता चला है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीज करवाने में मदद करेगा। ये कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है उससे सिक्रेट होता है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है, ये होता है मिड ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसका काम होता है स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स भेजता है कि रिलीजिंग मतलब हार्मोन रिलीज करे, ठीक है। यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बता रहा है कि अब टाइम हो चुका है हार्मोन रिलीज करने का, ठीक है। और इसका हार्मोन क्या नाम क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ताकि वो ग्रोथ हार्मोन टाइम पर रिलीज कर सके, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है डायबिटीज से रिलेटेड, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन के बारे में, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। अब मान लीजिए अगर किसी पे कोई ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर क्वांटिटी में टाइम टू टाइम इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। अब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो उसकी बॉडी में जब इंसुलिन की हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उससे उसको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज़, ठीक है, जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे उसको हाथ से इंसुलिन हार्मोन के, ठीक है, क्योंकि अब उसकी बॉडी तो प्रॉपर क्वांटिटी में इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रही ना, इसलिए उसको बाहर से मतलब इस हॉस्पिटल वगैरह में जाके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इंसुलिन के। अब इंसुलिन वही इंसुलिन होगा, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल तौर पर बनाया गया होगा। अब बॉडी में जाके वही सब काम करेगा जो कि इंसुलिन हार्मोन करता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा आता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जैसे मान लीजिए जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लें या बहुत ही कम यूज़ करें तो हमारे लिए ज़रा फ़ायदेमंद नहीं होगी बल्कि नुकसान कर सकती है हमें वो। उसी तरीके से जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल तो होते हैं, नो डाउट हेल्पफुल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में कुछ ज़्यादा ही रिलीज हो या बहुत ही कम रिलीज हो, ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि फीडबैक देता है अलग अलग ग्लैंड्स को। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पेनक्रियाज का एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए
किसी पर्सन के ब्लड शुगर लेवल जो है उसका बढ़ चुका है। अब जो फीडबैक मैकेनिज्म होगा वो पेनक्रियाज को फीडबैक देगा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, हार्मोन रिलीज करने का टाइम आ चुका है। तो पेनक्रियाज हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन रिलीज करते के साथ ही कुछ टाइम बाद ब्लड शुगर लेवल जैसे कंट्रोल में आएगा, कंट्रोल में आते ही दोबारा से पेनक्रियाज की तरफ फीडबैक जाएगा कि अब शुगर लेवल कंट्रोल हो चुका है, अब हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो टाइम पे ये भी बता रहा है कि हार्मोन कब रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, और टाइम पर ये भी बता रहा है कि अब हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी को बहुत सी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, जो कि हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं क्वांटिटी के ज़्यादा या कम होने की वजह से हार्मोन की। ठीक है, तो यहीं पर बच्चों हमारा चैप्टर ये पूरा फिनिश होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर किसी भी बच्चों को तीनों लेक्चर्स में से, ये इस वीडियो का 3rd लेक्चर था, ठीक है ना, जिसको ना पता हो, और बाकी के 2 लेक्चर्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अगर आपको तीनों में से किसी भी लेक्चर में से कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है जो कि यहाँ बताने से रह गया हो, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे आपको बिल्कुल नई वीडियो के साथ में। तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।